नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 23 जुलाई 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे, तीनों डिटेल्स हैं। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे बुद्धिज़्म को कंट्रोल करने को लेके इंडिया और चाइना के बीच में ज़बरदस्त कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। मामला है दलाई लामा के सक्सेसर को चुने जाने का। पहला इशू द हिंदू का ये डिस्कस करेंगे। दूसरा इशू डिस्कस करेंगे नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी का। नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी सरकार ने रिलीज़ की है। तीसरा इशू हम डिस्कस करेंगे यूक्रेन रशिया वार से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट बुद्धिज़्म के ऊपर। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब भी हम चाइना के एग्रेसिवनेस की बात करते हैं ना, हमारे जहन में आता है चाइना साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक रीजन में और इवन इंडियन ओशन में अपनी जो नेवल एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ा रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, अपना एक्सपेंशन करना चाहता है, दबदबा इंक्रीज करना चाहता है। लेकिन राइटर बोलते हैं एक साइट जो लोगों के जहन में नहीं आती, जहाँ पे चाइना लगातार अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, वो है हिमालयाज़ का बुद्धिज़्म। हिमालयाज़ में बुद्धिज़्म को कंट्रोल करने की कोशिश चाइना कर रहा है। और चाइना का हथियार यहाँ पे देखो, ना तो तेल है, ना ट्रेड है, ना वेपन है। चाइना का हथियार है फेथ। क्या है? फेथ। देखो, हिमालयाज़ में आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, रोड्स नहीं है, बहुत सारी जगहों पे बेसिक एमिनिटीज़ का अभाव है। तो यहाँ पे ना सॉफ्ट पावर ही हार्ड पावर बन जाती है। इसका मतलब ये है लोगों के दिलों पे कौन राज कर रहा है वही असली पावर बन जाती है हिमालयाज़ में। अब वैसे तो देखो, बुद्धिज़्म क्या सिखाता है? बुद्धिज़्म हमें सिखाता है नॉन वायलेंस। लेकिन 21वीं सेंचुरी में बुद्धिज़्म जो है वो खुद एक जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड का पार्ट बन गया है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो मेडिटेशन सिखाती हैं, जो एजुकेशन देती हैं, वो अब नेशनल पावर गेम्स में फ्रंटलाइन बन गई हैं। मतलब मोनेस्ट्रीज में लड़ाई लड़ी जा रही है। आप बोलोगे सर बड़ी बड़ी बातें बहुत हो गई, इशू पे आइए ना। देखो, दलाई लामा अब 90 साल के हो चुके हैं। अब इनका री इनकारनेशन होना है, मतलब इनके सक्सेसर को चुना जाना है। इनके सक्सेसर को कहाँ पे चुना जाएगा? इंडिया में चुना जाएगा या चाइना में चुना जाएगा? तो इससे यह तय होगा, चूंकि देखो चाइना में चुना जाएगा तो जाहिर तौर पे उस लामा की जो लॉयल्टी है वो चाइना की तरफ होगी, और इंडिया में चुना जाएगा तो जाहिर तौर पे लॉयल्टी इंडिया की तरफ होगी। मतलब इंडिपेंडेंस के रास्ते पे वो नए दलाई लामा चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, राइटर ये बोलते हैं जब से देखो दलाई लामा भागकर भारत में आए थे तो चाइना ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गया था। तब से लेके अभी तक चाइना ने पूरी कोशिश की है बुद्धिज़्म को कंट्रोल करने की, क्योंकि चाइना को पता था अगर बुद्धिज़्म को कंट्रोल नहीं किया तो तिब्बत चाइना से अलग हो जाएगा। तो कैसे चाइना ने बुद्धिज़्म को कंट्रोल करना स्टार्ट किया? आप ये देखिए, जो इंडिपेंडेंट लामास थे उनको या तो मार्जिनलाइज कर दिया चाइना ने या फिर निकाल दिया चाइना से, ताकि वो चाइना के अगेंस्ट ना बोल सकें। बहुत सारे जो बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे उनको कोऑप्ट किया, मतलब स्टेट का कंट्रोल इस्टेब्लिश हो गया उन बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस पे। इवन जो देखो मोनेस्ट्री एक्टिविटीज़ थी उनको चाइना के द्वारा कंट्रोल किया जाने लगा। मोनेस्ट्रीज पे चाइना नज़र रखने लगा, कौन लोग मोनेस्ट्री में आ रहे हैं, मोनेस्ट्री में क्या पढ़ाया जा रहा है, एक एक चीज़ें चाइना कंट्रोल करने लगा। और एक चीज़ देखो, अब नए दलाई लामा का री इनकारनेशन, अब इस पे भी चाइना ने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया था 2007 में। अब बुद्धिस्ट जो फॉलोअर्स हैं इसे माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन 2007 में ना चाइनीज़ गवर्नमेंट ने फॉर्मली ये असर्ट किया कि कोई भी लिविंग बुद्धा जो है उसको स्टेट के द्वारा सैंक्शन किया जाएगा, अदरवाइज लेजिटिमेसी नहीं होगी। मैसेज क्लियर था कि जो स्पिरिचुअल लेजिटिमेसी है, मतलब जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो लीडर्स तभी बनेंगे अगर स्टेट उन्हें सैंक्शन करेगा, तभी स्टेट अगर उन्हें लीडर मानेगा तभी वो लीडर बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। बुद्धिज़्म को कंट्रोल करने की जो एक्टिविटीज़ हैं चाइना ने रिसेंट ईयर्स में बल्कि और ज़्यादा इंक्रीज कर दी हैं। जितने भी लामाज हैं बुद्धिज़्म में
उनका डेटाबेस चाइना मेंटेन करके रखता है। मोनेस्ट्री के आसपास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने इस्टेब्लिश किया है, रोड्स इत्यादि, ताकि तिब्बत में मोनेस्ट्रीज में जो मोंक्स हैं उनकी सहानुभूति चाइना बटोर सके कि देखो सरकार ने तुम्हारे लिए कितना काम किया है। बुद्धिज़्म से संबंधित कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है और जिसमें बाहर से जो बुद्धिस्ट मोंक्स आते हैं ना, उनकी बढ़िया खातिरदारी की जाती है ताकि उनकी लॉयल्टी हासिल की जा सके। तो ये सब काम चाइना ने किए हैं। क्यों किए हैं? ताकि बुद्धिज़्म को कंट्रोल किया जा सके और बुद्धिज़्म की वजह से तिब्बत जो है वो चाइना से अलग ना हो। बात करें दूसरी तरफ इंडिया की। देखो, इंडिया के पास में ना एक एज था। 1959 में दलाई लामा भागकर भारत में आ गए थे, लेकिन इंडिया ने ना इस चीज का ज्यादा फायदा नहीं उठाया। पिछले 10 सालों में इंडिया बेशक जागा है थोड़ा सा। इंडिया ने बुद्धिज्म के मामले में अपनी जो सॉफ्ट पावर है वो बढ़ाने की कोशिश की है। जैसे बुद्धिस्ट सर्किट हमने डेवलप किया है, कुशीनगर, सारनाथ, गया, इन सब जगहों को आपस में जोड़ा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बुद्धिज्म से जुड़े पिलग्रिम्स हैं वो भारत में आए। इसके अलावा भारत ने ये असर्ट किया है कि बुद्धा भारतीय थे, उनका जन्म भारत में हुआ। लेकिन इंडिया ने पिछले 10 सालों में जो किया है बुद्धिज्म से संबंधित, वो देखो काफ़ी फ्रेगमेंटेड है। मतलब सरकार का कोई विजन नहीं है, सेंट्रलाइज्ड अप्रोच नहीं है। जबकि देखो चाइना का एक विजन है कि बुद्धिज्म को कंट्रोल करना है। इंडिया की जो अप्रोच है ना वो सिर्फ सॉफ्ट पावर तक सीमित है, लेकिन चाइना ने ना स्टेट क्राफ्ट में बुद्धिज्म को इंक्लूड किया है, यानी स्टेट बुद्धिज्म को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इंडिया सिर्फ एक बुद्धिज्म से संबंधित सॉफ्ट पावर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब बात करें रीसेंट मुद्दे की। रीसेंट मुद्दा तो देखो यही है, दलाई लामा का सक्सेसर कौन होगा। अब देखो दलाई लामा खुद तो ये कहते हैं कि मेरा जो सक्सेसर होगा वो चाइना के बाहर से होगा, लेकिन चाइना ये कहता है जो सदियों पुरानी परंपरा है ना, अगले दलाई लामा का जो चुनाव है वो गोल्डन यूआरएन मेथड से होगा। गोल्डन यूआरएन मेथड में क्या होता है, एक सोने की सुराही होती है, उसमें कुछ नाम डाले जाते हैं और एक लोट को चुना जाता है और वही जो पर्सन है लोट में जिसका नाम होता है वही नेक्स्ट दलाई लामा बनता है। और ये जो तरीका है ना पुराने टाइम में अपनाया जाता था। गोल्डन यूआरएन मेथड से दलाई लामा का चुनाव होता था और जो लोकल एम्परर थे वो वैलिडेट करते थे कि अगले जो दलाई लामा है ये पर्सन होंगे। तो इस मेथड से दलाई लामा का सिलेक्शन अगर होगा तो चाइना अपनी अथॉरिटी इंपोज करना चाहता है, क्योंकि पुराने समय में एम्परर जो थे वो वैलिडेट करते थे कि ये पर्सन अगले दलाई लामा है। तो उसी प्रकार से चाइना की सरकार इस मेथड से ना वैलिडेट करना चाहती है कि अगली दलाई लामा ये होंगे। बट जो अभी के जो दलाई लामा है वो नहीं मानते इस मेथड को। वो कहते हैं कि चाइना के बाहर से अगले दलाई लामा का चुनाव होगा। तो जाहिर तौर पे देखो चाइना अपना मेथड अपनाएगा और ये जो दलाई लामा हैं अभी जो हैं ये अपने अनुसार अगले दलाई लामा का चुनाव करवाएंगे चाइना के बाहर से। तो 2 दलाई लामा होंगे आने वाले समय में, एक जिनका सपोर्ट चाइना करेगा जो गोल्डन यूआरएन मेथड से चुने जाएंगे, और दूसरे जिनका चुनाव चाइना के बाहर से होगा और जिनका सपोर्ट जो है इंडिया समेत बाकी जो बुद्धिस्ट डायस्पोरा है, मतलब चाइना के अलावा दूसरे देशों में जो बुद्धिस्ट रहते हैं, दलाई लामा के सपोर्टर हैं, वो इनका सपोर्ट करेंगे जो चाइना के बाहर से चुने जाएंगे। तो यहां पे ना स्प्लिट देखने को मिलेगा तिब्बतियन बुद्धिज्म में। अब जब स्प्लिट देखने को मिलेगा ना तब देखो चाइना पूरी कोशिश करेगा कि इंडिया में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में जो मोनेस्ट्रीज है ना वो कैसे ना कैसे करके चाइनीज दलाई लामा को सपोर्ट करें। ये चाइना कोशिश करेगा। तो आने वाले समय में ना बहुत स्प्लिट देखने को मिलेगा। इवन इंडिया में जो मोनेस्ट्रीज हैं, श्रीलंका में, मंगोलिया में जो मोनेस्ट्रीज हैं, वो भी उन पे भी चाइना प्रेशर डालेगा कि वो अपनी लॉयल्टीज चेंज करें और चाइना द्वारा सपोर्टेड जो दलाई लामा हैं उनका समर्थन करें। तो देखो ये इंडिया के लिए भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। चुनौतीपूर्ण देखो इसलिए होने वाला है, जैसे मान लीजिए लद्दाख में एक मोनेस्ट्री है, लद्दाख में मोनेस्ट्री ने अगर चाइनीज दलाई लामा का समर्थन कर दिया तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी,
क्योंकि मोनेस्ट्रीज का जो इन्फ्लुएंस है वो मोनेस्ट्री तक सीमित नहीं रहता है, लोकल पॉपुलेशन में भी मोनेस्ट्रीज का इन्फ्लुएंस रहता है। तो इंडिया के लिए कितना चैलेंजिंग हो जाएगा, लद्दाख की कोई मोनेस्ट्री चाइनीज दलाई लामा का सपोर्ट कर रही है तो इनडायरेक्टली वो चाइना का सपोर्ट कर रहे हैं। चूंकि चाइना एक विजन के साथ काम कर रहा था लंबे समय से, आप अब कंटेक्स्ट समझिए, चाइना ने ना नेपाल में बुद्धिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी खर्च किया है ताकि अपना इन्फ्लुएंस जमा सके बुद्धिज़्म के ऊपर नेपाल में। इवन भूटान में जो मोनेस्ट्रीज है ना, मोनेस्टिक कम्युनिटीज़ के साथ में चाइना ने काफ़ी समय से मेलजोल इंक्रीज करके रखा है ताकि समय आने पे उनका साथ लिया जा सके। अरुणाचल प्रदेश में भी त्वांग जो रीजन है ना, त्वांग चाइना कहता है ये 6th दलाई लामा का बर्थ प्लेस है, तिब्बत का पार्ट है, इसलिए हमारा पार्ट है। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं कैसे देखो हिमालयन बुद्धिज्म चाइना और इंडिया के बीच में एक प्रोक्सी वार का फ्रंट बन गया है, वो ऑलरेडी विजिबल है। कैसे, जैसे देखो तिब्बतियन बुद्धिज्म में ना एक स्कूल है कर्मा काग्यू स्कूल। अब कर्मा काग्यू स्कूल में ना दो राइवल क्रम्पाज हैं, एक को चाइना सपोर्ट कर रहा है, एक को इंडिया सपोर्ट कर रहा है। इवन दलाई लामा ने ना एक तिब्बतियन बुद्धिज्म के अंदर एक सेक्ट को ना एक्साइल कर दिया, दोरजे सुखदेन सेक्ट, इसको निकाल दिया। एक्टिविटीज जो थी इस सेक्ट की वो तिब्बतियन बुद्धिज्म की यूनिटी के अगेंस्ट थी, तो दलाई लामा ने इनको निकाल दिया तिब्बतियन बुद्धिज्म से। लेकिन देखो चाइना ने इस सेक्ट के साथ में एम्पैथी जाहिर की और इस सेक्ट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ऑलरेडी जो तिब्बतियन बुद्धिज्म है वो इंडिया और चाइना के बीच प्रोक्सी वार का फ्रंट बन गया है, ये विजिबल है। तो लास्ट में राइटर ये बोलती हैं देखो इंडिया को ना इस लड़ाई को और ज़्यादा सीरियसनेस के साथ में लड़ना होगा और इंडिया चाइना को पूरा ग्राउंड नहीं दे सकती इस मामले में कि हाँ भाई चाइना जो मन में आए वो करे। इंडिया को भी अपने कार्ड्स अच्छे से प्ले करने होंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सरकार ने हाल ही में ना नई स्पोर्ट्स पॉलिसी रिलीज की। राइटर ये बोलते हैं पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो पैशन नहीं बल्कि प्रिसीजन पे फोकस कर रही है। मतलब ये जो इंडिया की नई स्पोर्ट्स पॉलिसी है ना, ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। पहले तक देखो एथलीट बनने का मतलब होता था लगन, डेडिकेशन और हार्डवर्क, लेकिन अब नई स्पोर्ट्स पॉलिसी में जुड़ गई हैं नई चीजें। नई चीजें क्या हैं? स्पोर्ट्स साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल सिस्टम। अब ये सब मदद करेंगे कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीते। मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ। देखो हाल फिलहाल में ना हमारे काफ़ी सारे एथलीट्स ने ना अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे नीरज चोपड़ा है, पीवी सिंधु है, इवन लोविना बोर्गोहेन है। लेकिन देखो ये लोग टैलेंटेड थे, इन्होंने मेहनत की, ये मेडल जीते। लेकिन लगातार कंसिस्टेंटली भारत के एथलीट्स मेडल जीते तो इंडिया सिर्फ देखो टैलेंट पे निर्भर नहीं रह सकता कि अच्छा टैलेंट आएगा तो इंडिया मेडल जीतेगा। नहीं, इसके लिए इंडिया को फिर दूसरी चीजें चाहिए। वही दूसरी चीजें हैं स्पोर्ट्स साइंस, दूसरे नंबर पे स्पोर्ट्स मेडिसिन और तीसरे नंबर पे कटिंग एज टेक्नोलॉजी। ये जो तीन चीजें हैं ना नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के पिलर हैं। आप बोलोगे सर समझ नहीं आया, मतलब क्या स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स मेडिसिन, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, कैसे इनके सहारे से हम मेडल जीतेंगे? वही मैं आपको बताता हूं बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में, आसान भाषा में। सबसे पहले आप ये देखो, टेक्नोलॉजी की सहायता से ना इंजरी सर्विलियंस और अर्ली इंटरवेंशन होगा। क्या होगा? इंजरी सर्विलियंस और अर्ली इंटरवेंशन। देखो एक एथलीट के करियर में कभी भी इंजरी आती है ना, चोट लगती है, तो उस एथलीट का जो करियर है वो तबाह हो सकता है। बट ये जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी है ना, ये कहती है चोट के बाद नहीं, आप चोट के पहले सोचो। जैसे देखो क्रिकेट का एग्जांपल है, जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड को पहले से अगर मॉनिटर किया जाता, उनके एक्शंस को पहले से मॉनिटर किया जाता, तो शायद उनकी इंजरी को प्रिवेंट किया जा सकता था।
आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है आज के समय में एआई की सहायता से। जैसे एक और चीज है, बायोमैकेनिक्स एंड परफॉर्मेंस एनालिटिक्स। बायोमैकेनिक्स और परफॉर्मेंस एनालिटिक्स का सहारा लिया जाएगा ये इंश्योर करने के लिए कि इंडिया ज्यादा मेडल जीते। मतलब इसमें क्या होता है, एथलीट की मूवमेंट और टेक्निक को ना डिटेल से एनालाइज किया जाता है। जैसे एक मतलब नीरज चोपड़ा है, जैसे जेवलिन थ्रो में है। अब आपको पता है जेवलिन थ्रो में ना अगर 37 से 39 डिग्री के एंगल पर अगर भाले को फेंका जाता है ना तो वो सबसे ज्यादा दूर जाता है। तो फिर हम हमारे देश में जो एथलीट्स हैं उनको इसी प्रकार से ट्रेन कर सकते हैं शुरू से ही कि वो 37 से लेकर 39 डिग्री के बीच में ही हाथ इस प्रकार से घुमाएं, इसी एंगल पे वो भाला फेंके, तो मेडल के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। समझ गए? मतलब परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है कि एथलीट्स के जो मूवमेंट हैं वो बेस्ट हैं या नहीं है, फिर उसी हिसाब से एथलीट की जो मूवमेंट्स हैं उनको मॉड्यूलेट किया जाए। फिर तीसरे नंबर पे आता है न्यूट्रिशन एंड रिकवरी। देखो हर स्पोर्ट का ना न्यूट्रिशन अलग होता है। एक मैराथन रनर को अलग टाइप का न्यूट्रिशन चाहिए, रेसलर की डाइट अलग होती है, इनका रिकवरी प्लान भी एक जैसा नहीं होता, रिकवरी प्लान भी अलग अलग होता है। तो ना अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग न्यूट्रिशन स्ट्रेटजिस्ट और अलग अलग जो रिकवरी साइंस होती है। रिकवरी साइंस मतलब जैसे आज मैराथन रनर ने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत डाइट ली, उसके बाद उनकी रिकवरी होती है। रिकवरी जैसे ठंडे पानी में पैर रख के बैठ गए, इससे क्या होता है रिकवरी से ना वो ना अगले दिन के लिए अपने आप को बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। तो इस चीज पे भी फोकस किया गया है नई स्पोर्ट्स पॉलिसी में, न्यूट्रिशन एंड रिकवरी साइंस। इसके बाद है मेंटल हेल्थ एंड कोग्निटिव कंडीशनिंग। अब देखो 2021 में ना मेडल जीतने की ना प्रबल दावेदार थी साइमोन बाइल्स, यूएसए की जिम्नास्ट थी साइमोन बाइल्स, लेकिन ना इन्होंने ना मुकाबले से ऐन पहले अपना नाम वापस ले लिया। बाद में पता लगा इनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी। तो जितना देखो फिजिकल हेल्थ जरूरी है उतना ही मेंटल हेल्थ जरूरी है आज के हाई प्रेशर इन्वायरमेंट में। यह भी नॉन नेगोशिएबल है, तो इस पर भी ध्यान दिया गया है नई स्पोर्ट्स पॉलिसी में। और देखो ऐसा नहीं है कि नई जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसमें सिर्फ बातें की गई हैं, नहीं, इंप्लीमेंटेशन पे भी फोकस है। जैसे देखो सबसे पहला पॉइंट, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है साई ने अपने रीजनल और नेशनल सेंटर्स को ना बहुत अपग्रेड किया है। जैसे बेंगलुरु में साई का जो सेंटर है, साई बेंगलुरु, ये इंडिया के देखो टॉप्स एथलीट्स का ना हब बन गया है। टॉप्स एथलीट मतलब जो बिल्कुल टॉप के जो एथलीट हैं जिनके मेडल जीतने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। टॉप्स स्कीम है सरकार की जिसमें ऐसे एथलीट्स का चुनाव किया जाता है। तो टॉप्स एथलीट्स का हब बन गया है साई बेंगलुरु। साई बेंगलुरु में रिकवरी चैम्बर हैं, डेटा लैब्स हैं, और जो हम बात कर रहे थे ना बायोमैकेनिक्स मतलब परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, किस एंगल पे भाले को फेंकना चाहिए, तो उस प्रकार की चीज़ों की मशीन लग चुकी है साई बेंगलुरु में, ताकि एथलीट्स की परफॉर्मेंस को ना टेक्निकली एनालाइज किया जा सके। फिर देखो जो दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम है ना, वहां पे एक नया यूनिट बना है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिट है। यहां पे देखो एक ही यूनिट में ना फिजियोथेरेपिस्ट, ऑर्थोपीडिक, साइकोलॉजिस्ट, डाटा एनालिस्ट सब एक छत के नीचे बैठते हैं। तो ये एक प्रकार से ना इंडिया के स्पोर्ट्स के लिए, एथलीट्स के लिए एक मिशन कंट्रोल सेंटर जैसा हो गया है जो इंदिरा गांधी स्टेडियम में इस्टेब्लिश हुआ है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिट, हर डिसिप्लिन के जो लोग हैं वो एक ही छत के नीचे बैठे हैं। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, साई का बेंगलुरु सेंटर जो टॉप्स एथलीट्स का हब बन गया है, फिर इंदिरा गांधी स्टेडियम वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। फिर राइटर ये बोलते हैं, देखो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने ना पहली बार ऐसा हुआ कि पेरिस ओलंपिक्स में ना 10 मेंबर्स का एक मेडिकल पैनल बनाया था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मिलके। अब ये 10 मेंबर्स का जो मेडिकल पैनल था ना, ये रियल टाइम बेसिस पे इंजरीज का रियल मैनेजमेंट कर रहा था, रिकवरी के लिए इंस्टेंट एडवाइस दे रहा था और एथलीट्स के लिए ना सेफ्टी फर्स्ट वाले डिसीजंस ले रहा था। अब देखो ये वन टाइम इवेंट नहीं होगा, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी में इस प्रकार का प्रोविजन किया गया है। आगे जो भी गेम होंगे ये जो मेडिकल पैनल वाला जो प्रोविजन है वो होगा। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं,
देखो ये जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी है ना, ये सिर्फ एथलीट्स की बॉडी पे फोकस नहीं कर रही है, बल्कि देखो स्पोर्ट्स में गवर्नेंस पे भी काफ़ी ध्यान दिया गया है इस नई स्पोर्ट्स पॉलिसी में। जैसे देखो जो स्कीम्स हैं, टॉप्स स्कीम है, साई ट्रायल्स हैं, खेलो इंडिया स्कीम है, इन स्कीम्स में टेक्नोलॉजी की सहायता से ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की जाएगी और फीडबैक सिस्टम पे वर्क होगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रियल टाइम करेक्शन होगा, मतलब एआई प्रेडिक्ट करेगा किस एथलीट की ओवर ट्रेनिंग हो रही है, किस एथलीट को इंजरी रिस्क है, और एआई फिर कोच को अलर्ट करेगा कि आप एक्शन लीजिए, इस एथलीट का जो वर्कलोड है वो कम कीजिए। मतलब एआई ड्रिवन परफॉर्मेंस डैशबोर्ड तैयार होगा हर एथलीट का, जिसमें देखो हर एथलीट की ट्रेनिंग लोड, स्लीप कितना है, रिकवरी टाइम कितना है, सब डेटा मॉनिटर होगा। ये देखो आमतौर पे ना फीफा या एनबीए में होता था, लेकिन अब यहाँ पे इंडिया में भी होगा। हर प्लेयर जो है वो एक वियरेबल चिप पहनेगा, जैसे स्मार्ट वॉच नहीं होता वैसे चिप वगैरह वो पहनेंगे और उस सारा डेटा लिया जाएगा, फिर उस डेटा की सहायता से मॉनिटर किया जाएगा चीज़ों को। नई जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो यहीं तक नहीं रुकती, वो तो देखो ये भी कहती है एक स्पोर्ट्स इनोवेशन टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो और ज़्यादा इनोवेशन लेके आएगी स्पोर्ट्स में। इस स्पोर्ट्स इनोवेशन टास्क फोर्स में आईआईटीज, मेडिकल कॉलेजेस और बायोमैकेनिक्स लैब का रोल होगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस को ना रिसर्च ग्रांट भी दी जाएगी, फंडिंग मतलब उनको मिलेगी, ताकि वो स्पोर्ट्स में और ज़्यादा इनोवेशन ला सकें, ताकि एथलीट्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये सब कुछ नई स्पोर्ट्स पॉलिसी में होगा। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे के बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, यूक्रेन रशिया वार से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। देखो ऑपरेशन सिंदूर 3-4 दिनों के लिए रहा। इवन इजराइल और ईरान के बीच में जो टेंशन्स हैं वो भी जल्दी ख़त्म हो गई, लेकिन एक वार ऐसा है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, वो है रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध। अब ये युद्ध जो है वो देखो वार ऑफ इंड्योरेंस बन गया है, स्टेमिना का वार बन गया है कि कौन लंबे समय तक सरवाइव करेगा। देखो यूक्रेन इतने समय तक ये युद्ध जो है वो नहीं लड़ पाता अगर वेस्टर्न एड ना मिली होती, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज खास करके यूएसए से मदद ना मिली होती। ट्रंप जब सत्ता में आए तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोली कि यूक्रेन को जो मदद जा रही है वो व्यर्थ है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसे बंद कर दिया जाए। बट अल्टीमेटली देखो कुछ स्ट्रिंग्स के साथ में, मतलब कुछ कंडीशंस के साथ में, इवन ट्रंप ने यूक्रेन को मिलने वाली मदद को फिर से अलाउ कर दिया है। अब देखो यूक्रेन को जो ये मदद फिर से मिलेगी वेस्टर्न कंट्रीज़ की, खास करके यूएसए की, इससे यूक्रेन युद्ध तो जीत नहीं सकता, इससे बल्कि युद्ध जो है वो और लंबे समय तक चलेगा, प्रोट्रैक्टेड वार ये बन जाएगा। मतलब यूक्रेन को इतनी मदद मिल रही है वो जीत नहीं सकता, बस थोड़े समय के लिए ना सरवाइव कर सकता है। अभी देखो ये सिचुएशन है, ये जो लाल वाला एरिया है ना, ये पहले यूक्रेन का था, बट अब ये पूरा एरिया पे किसका कंट्रोल है? रशिया का कंट्रोल है। रशिया का कंट्रोल है। यूक्रेन ने ना 2023 में एक काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाया था कि हाँ भाई रशिया ने हमारे जिस एरिया पे कब्जा किया है वो हमें छुड़वाना है, लेकिन यूक्रेन का वो काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन इतना सफल नहीं हुआ। और रशिया भी देखो अब ना और ज़्यादा एरिया को नहीं ले पा रहा है, यूक्रेन के और ज़्यादा एरिया को रशिया अभी नहीं ले पा रहा है। अगर लेता भी है तो उसकी बहुत बड़ी कीमत रशिया को चुकानी पड़ती है और रशिया इसके लिए तैयार नहीं होता। इसलिए ना बाय डिफ़ॉल्ट ये जो लाइंस है ना ये फ्रीज कर गई हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं हो रही हैं। इस एरिया में रशिया का कब्जा है और आगे रशिया नहीं बढ़ पा रहा है, ना ही यूक्रेन इस एरिया को रशिया से छुड़वा पा रहा है। बात तो चलती है, बात चलती है कि नेगोशिएशन होनी चाहिए, पीस आना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, बट देखो यूक्रेन ये चाहता है कि अगर इस पॉइंट पे सीज फायर हो गया तो मतलब रशिया की जीत हो गई। रशिया की जीत कैसे हो गई? मतलब ये जो एरिया है यूक्रेन वाला ये तो रशिया के पास चला जाएगा ना सीज फायर हो गया तो। जैसे देखो कश्मीर में युद्ध हुआ था 1948 में, तो यूएन स्पॉन्सर्ड जब सीज फायर हुआ था तो जो एरिया पाकिस्तान के पास था वो पाकिस्तान के पास रह गया, जो इंडिया के पास था वो इंडिया के पास रह गया।
तो उसी प्रकार से सीज फायर हो गया तो यूक्रेन को लगता है क्रीमिया और डोम्बास का रीजन जो है ये हमारा है, ये रशिया के पास चला जाएगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रशिया का जो कंट्रोल है वो लेजिटिमाइज हो जाएगा। तो इसलिए यूक्रेन चाहता है कि इस पॉइंट पे अभी सीज फायर नहीं होना चाहिए, लेकिन और यूक्रेन कुछ कर भी नहीं सकता। यूक्रेन के पास में ना कुछ ऑप्शंस नहीं है, और सीज फायर हो गया तो रशिया इसका फायदा उठाएगा रीग्रुप करने के लिए, अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए। समझ गए? इवन इस पॉइंट पे सीज फायर होता है तो यूरोपियन कंट्रीज की जो यूनिटी है उस पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी नहीं चाहते कि इस पॉइंट पे सीज फायर हो और यूक्रेन को दबा दिया जाए, यूक्रेन की आवाज को ना सुना जाए। कुछ यूरोपियन कंट्रीज नहीं चाहते, वो भी नाराज हो जाएंगे अगर इस पॉइंट पे सीज फायर होता है तो। इवन देखो डिस्ट्रस्ट भी काफी ज्यादा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, मतलब दोनों देश सीज फायर को राजी भी नहीं होंगे। दोनों देश एक दूसरे को ट्रस्ट करने वाली सिचुएशन में फिलहाल नहीं है। लेकिन देखो राइटर बोलते हैं कुछ ना कुछ समाधान तो निकालना ही होगा। हमने देखा किस प्रकार से वेस्ट एशिया में जब इंस्टेबिलिटी आई, एकदम से वेस्टर्न कंट्रीज की जो अटेंशन थी वो इजराइल ईरान वार के ऊपर चली गई, और यूएसए ने इजराइल को ज़्यादा सपोर्ट दिया। तो यूएसए जब देखो इजराइल को ज़्यादा मदद करेगा तो जाहिर तौर पे यूक्रेन को दी जाने वाली मदद कम हो जाएगी। तो यूक्रेन को ये समझना चाहिए कि जो वेस्टर्न एड, वेस्टर्न मदद हमें मिल रही है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं मिलेगी। रशिया को भी ये समझना चाहिए कि इस युद्ध से ना रशिया को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। पहले रशिया को एक बड़ी पावर माना जाता था और ये सोचा जाता था कि यूक्रेन को तो रशिया झट से जीत लेगा, लेकिन 3 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, थोड़े से एरिया पे रशिया कब्जा कर पाया है। तो रशिया की बल्कि जो स्टैंडिंग है, रशिया का जो दबदबा है वर्ल्ड में वो कम हुआ है। बल्कि रशिया को ये समझने की आवश्यकता है। हालांकि रशिया बोलने को ये बोल सकता है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने मदद की इतनी ज़्यादा यूक्रेन की, तभी हम पूरी तरह से यूक्रेन को नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी देखो इनकी जो स्टैंडिंग है वो तो कमज़ोर हुई ही है। आज रशिया वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ तो खास करके पूरी तरह से आइसोलेटेड है। हाँ, ब्रिक्स पे और एससीओ पर रशिया है, और इन प्लेटफॉर्म्स का सहारा रशिया लेता भी है अपनी पोजीशन को क्लियर करने के लिए, लेकिन रशिया की इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। तो कुछ सॉल्यूशंस राइटर अपनी तरफ से प्रेजेंट करते हैं, वो ये हो सकते हैं कि देखो ऐसा पीस आए यूक्रेन और रशिया के बीच में, यूक्रेन को फर्दर सिक्योरिटी गारंटी दी जाए कि हाँ भाई अब तुम्हारे साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। फर्दर अगर रशिया अटैक करेगा यूक्रेन के ऊपर तो सीधा सीधा हम आएंगे, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज आएंगे बचाव के लिए। तो ऐसी कोई गारंटी दी जा सकती है। जो अभी पोजीशन है जो मैंने आपको दिखाई थी ये वाली, यहाँ पे डीमिलिटराइज्ड जोन इस्टेब्लिश किया जा सकता है, मतलब ऐसा जोन जहाँ पे ना तो रशिया की फोर्सेज आएंगी ना ही यूक्रेन की फोर्सेज आएंगी। तो फिलहाल इस लोकेशन पे ना डीमिलिटराइज्ड जोन इस्टेब्लिश किया जा सकता है, जैसे साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में है। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रस्ट नहीं है ना दोनों देशों के बीच में। ट्रस्ट नहीं है तो फिर डीमिलिटराइज्ड जो जोन है वो एक सॉल्यूशन बचता है। फिर देखो राइटर बोलते हैं इवन ये सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने के लिए भी पॉलिटिकल विल चाहिए। अब रशिया में तो आपको पता है, रशिया में तो पुतिन का राज है, लेकिन यूक्रेन में तो लोगों का जो समर्थन है वो भी जरूरी है। वार वाले देश में ना इस प्रकार से सीधा सीधा समर्थन मिलना कई बार मुश्किल होता है, लेकिन हाँ इतना जरूर है यूक्रेन में भी जो लोग हैं वो युद्ध से अब तंग आ चुके हैं, वो कोई ना कोई समाधान चाहते हैं। राइटर इसके बाद बोलते हैं आगे आगे देखो ये युद्ध अगर लैंड पे इंक्रीज नहीं होगा ना तो अलग अलग डोमेन्स में ये युद्ध इंक्रीज होगा, जैसे स्पेस, साइबर, इवन न्यूक्लियर डोमेन में ये जो युद्ध है यूक्रेन और रशिया के बीच का वो आगे बढ़ सकता है। साइबर अटैक्स और ज़्यादा हो सकते हैं, स्पेस वारफेयर देखने को मिल सकता है। मतलब आज का जो ये वर्ल्ड है ना, नई नई टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करने का वर्ल्ड है। तो नई टेक्नोलॉजीज रशिया के द्वारा टेस्ट की जा सकती हैं। राइटर बोलते हैं कि देखो मैं इंडियन आर्मी में जनरल रहे हैं राइटर, वो बोलते हैं मैंने ये सीखा है देखो युद्ध में सिर्फ फायर पावर का होना जरूरी नहीं है, और चीज़ें भी मैटर करती हैं युद्ध जीतने के लिए, जैसे पॉलिटिकल क्लैरिटी, लॉजिस्टिक्स, सस्टेनेबिलिटी। लंबे समय तक आप लॉजिस्टिक्स मेंटेन कर पाते हो नहीं कर पाते हो युद्ध में, मतलब सप्लाईज इंश्योर कर पाते हो नहीं कर पाते हो। जैसे हिटलर युद्ध हार गया था सेकेंड वर्ल्ड वार में, क्योंकि जो बैटल ऑफ स्टालिनग्राड था ना वो वहाँ पे उनको सप्लाईज मिलना डिफिकल्ट हो गया था, लॉजिस्टिक्स
सस्टेन नहीं कर पाए थे। और तीसरे नंबर पर राइटर बोलते हैं टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूक्रेन में अभी ना तीनों चीज़ें फ्लक्स में है, मतलब तीनों चीज़ों पे यूक्रेन जो है स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन रशिया में तीनों चीज़ों की दिक्कत नहीं है। तो ये स्टेमिना की लड़ाई है, और स्टेमिना फिलहाल रशिया के पास ज़्यादा दिखाई दे रहा है युद्ध में। तो अगर जल्द ही पीस नहीं आई तो यूक्रेन वैसे भी युद्ध हार जाएगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद लास्ट में देखो, जो हमने कल आर्टिकल्स डिस्कस किए थे ना, वो मैं जल्दी से आपको रिवाइज करवा देता हूँ पॉइंट फॉर्म में। वीगन मिल्क मतलब वो मिल्क जो प्लांट से मिलता है। आजकल इसकी मार्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया में ना लैक्टोज इनटॉलरेंट है, मतलब मिल्क, गाय भैंस के दूध में लैक्टोज नाम का शुगर मिलता है, वो टॉलरेट नहीं कर पाते बहुत से लोग। बहुत सारे लोगों को डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी होती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं एनिमल्स का शोषण होता है एनिमल्स से जब हम मिल्क लेते हैं, इस वजह से वो वीगन मिल्क को प्रेफर करते हैं। कोविड-19 की महामारी के बाद में वीगन मिल्क का चलन और भी ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं एडल्टेशन होता है गाय भैंस के मिल्क में, मतलब मिलावट होती है। तो ये वीगन मिल्क जो होता है इसका फोर्टिफिकेशन भी होता है, बहुत सारे विटामिन प्रोटीन से ऐड किए जाते हैं आर्टिफिशियल। लेकिन डिबेट ये है, ये प्लांट से मिलने वाले मिल्क को मिल्क बोला जाए या नहीं बोला जाए, क्या इसको सिर्फ ड्रिंक बोला जाए, इस पे विवाद है। और बहुत सारी जो संस्थाएं हैं जैसे यूएन बैक्ड कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, इंडिया की नेशनल एग्रीकल्चर साइंस एकेडमी, ये कहती हैं कि इसे मिल्क ना बोला जाए। क्योंकि देखो गाय भैंस से जो दूध मिलता है ना, कंप्लीट मैट्रिक्स होता है, 500 तरह के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो प्लांट मिल्क में नहीं होते। लेकिन एनी हाउ जो वीगन मिल्क की मार्केट है काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रही है। फिर ये ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स मतलब बड़ी बड़ी एमएनसीज दूसरे देशों में अपने सेंटर इस्टेब्लिश करवाती हैं कई सारे कामों के लिए, जैसे R&D है, टैक्स ऑपरेशंस हैं। क्यों? क्योंकि उनको सस्ता पड़ता है। तो इंडिया परफेक्ट प्लेस है GCC के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया में देखो डाइवर्स टैलेंट है, सस्ती लेबर है, इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, तो टाइम जोन का एडवांटेज है, फ़ायदा ही फ़ायदा है इंडिया को। तो इंडिया और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, वो और ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है कि यूके की जो कंपनीज है वो इंडिया में GCC इस्टेब्लिश करें। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। कैसे फ़ायदा होगा? देखो GCC इस्टेब्लिश हो, FTA होगा इंडिया यूके के बीच में, तो यूके की कंपनीज के प्रोफेशनल्स इंडिया में आ सकेंगे, इंडिया के यूके में जा सकेंगे, और IP प्रोटेक्ट हो सकेगा, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट हो सकेगा। इसके अलावा टैक्सेशन 2 बार नहीं लगेगा, और डेटा ट्रांसफ़र और डेटा शेयरिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी अलाइन हो सकेंगे। मतलब कुल मिला के ग्लोबल कैपेसिटी या फिर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से इस्टेब्लिश करने के लिए पर्याप्त इन्वायरमेंट बनेगा इंडिया में अगर FTA साइन होता है तो। फिर स्टूडेंट सुसाइड वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि स्टूडेंट सुसाइड हमारे देश में बढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में। ये इंस्टीट्यूशनल वायलेंस का नतीजा है। इंस्टीट्यूशनल वायलेंस में क्या होता है? कंप्लेंट्स को इग्नोर किया जाता है और रिप्रेजेंटेशन दी जाती है विक्टिम्स के द्वारा, तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है। हरासमेंट का नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। ये सब होता है इंस्टीट्यूशनल वायलेंस में। वैसे देखो हमारे देश में ऑलरेडी कुछ प्रोविजंस किए गए हैं, जैसे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, लेकिन ये प्रशासन के अंडर ही काम करती है, तो इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन बचाने के लिए काम करती है, विक्टिम्स के लिए काम नहीं करती है कमेटी। SC/ST सेल हैं, ऑटोनोमस ढंग से काम नहीं करते, इनके पास रिसोर्सेज नहीं होते। तो बहुत सारे केसेस हैं, जैसे उड़ीसा में अभी जो केस सामने आया, रोहित वेमुला का केस, पायल ताड़वी केस, ये सब हमने डिस्कस किया था। तो रिफॉर्म लाए जाएं। रोहित एक्ट का फॉर्मूला आया था रोहित वेमुला के सुसाइड के बाद में कि लीगल अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, इंडिपेंडेंट ग्रीवेंस कमेटी होनी चाहिए, टाइम बाउंड इंक्वायरी हो। JNU का एक मॉडल है GS कैस मॉडल। इसमें जो कमेटी होती है उसमें टीचर्स भी होते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं, उस कमेटी के पास में ऑटोनमी होती है, विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच को अपनाया जाता है। लास्ट में राइटर ये भी बोलते हैं इमोशनल कल्चर को डेवलप करना जरूरी है यूनिवर्सिटीज़ में। लास्ट में क्वेश्चन भी देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये जो बुद्धिज़्म वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ना, उस पर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 250 वर्ड्स में क्वेश्चन का आंसर देना है और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।